हेलो एवरीवन। सो आपको मैं आज कैश बजट बता रही हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाता है। कैश बजट हमें क्यों मेंटेन किया जाता है? कई बार आपके बॉस पूछ लेते हैं कि भाई अगले 3 महीने का बजट बना के बताओ कि कितनी कैश की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है ऑफिस में, ताकि उतनी मेंटेन की जाए कैश बैलेंस। सेम वे आपके घर में भी होता होगा कि हाँ, आगे के 3 महीने जितने भी खर्चे आने हैं एंटिसिपेट कर लेते हैं। बच्चे की फीस कितनी होती है, आपके पेरेंट्स एंटिसिपेट करते हैं कि हाँ भाई इतनी की फीस आएगी, इतना दूध का खर्चा, बिजली का खर्चा, रेंट आएगा। तो ये एंटिसिपेट करके चलते हैं। अकॉर्डिंगली दे मेंटेन अ कैश बैलेंस इन देयर हाउस। ओके, सो सेम वे हम भी कैश बजट ऐसे ही बनाएंगे जैसे हर जगह बनता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर नहीं लेना कि भाई एक बजट बन रहा है, नहीं। जैसे घर का बजट बनता है वैसे ही बन रहा है कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये सारे खर्चे होंगे और यहाँ यहाँ से पैसा आ सकता है, और आपको कैश बजट बनाना है कि कितने की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो इसका सिंपल वही है कि आपकी पॉकेट में ऑलरेडी कितना है, जैसे ओपनिंग बैलेंस उसको कह लो। ठीक है, कि ओपनिंग बैलेंस मतलब ऑलरेडी आपके पास कितना है। ठीक है, और फिर कहाँ कहाँ से पैसा आने वाला है। ठीक है, तो इसको मैं कैश रिसीट के नाम से, कि रिसीव कहाँ कहाँ से होने वाला है। ठीक है, और कहाँ कहाँ मुझे कैश में पेमेंट करनी पड़ सकती है। ठीक है, जैसे आपका बिजली का बिल है, पानी का बिल है, रेंट है, तो यहाँ यहाँ हमें पेमेंट करनी पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी मेरे पास 100 रुपए हैं, और मुझे पता है कि यहाँ वहां से कहीं से है ना 150 रुपए और आने वाले हैं, और मुझे उसमें से लगभग लेट से 100 रुपए खर्च करने हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना रहेगा? 100 रुपए नहीं, लेट से आपको 200 रुपए खर्च करने हैं। ठीक है, 200 रुपए खर्च करने हैं, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा 50 रुपए। ठीक है, फिर ये हो गया एक मंथ का। फिर दूसरे मंथ में क्या होगा? यही क्लोजिंग बैलेंस आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, कि हाँ भाई 50 रुपए ऑलरेडी पॉकेट में है। फिर से कैश जो आएगा कैश रिसीट में, वो आपका आ जाएगा लेट से और 50 रुपए। लेकिन खर्चे आपके कितने हैं, कैश पेमेंट कितनी होगी? वो 150 रुपए है इस बार। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो -50 में आएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया आपका -50। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर मुझे 2 महीना चलाने हैं अपने घर में, 2 महीने का खर्चा निकालना है, तो मुझे 50 रुपए और कहीं से अरेंज करने होंगे, तभी जाके मेरे सारे खर्चे पूरे हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट योर कैश बजट इज। इसी तरह से आपको ऑर्गेनाइजेशन का बनाना है। अब ऑर्गेनाइजेशन का जब आप कैश बजट बनाओगे तो ऑब्वियसली घर के आपको खर्चे थोड़े बहुत अंदाजा है, और घर पे कहाँ कहाँ से इनकम आ सकती है। ओके ठीक है, यहाँ से पेंशन आ जाएगी, वहां से सैलरी आ जाएगी। ठीक है, और कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो उसका इंटरेस्ट या फिर उसका कोई डिविडेंड वगैरह भी आ सकता है। सो दैट वे यू गेट एन आइडिया कि ओके फ्रॉम वेयर आई कैन रिसीव द मनी। सेम वे आपको इस क्वेश्चन में पूरी डिटेल्स दी हुई है कि 3 महीने में एक ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ कहाँ से पैसे आ सकते हैं और कहाँ कहाँ पैसे जा सकते हैं। उसके बेसिस में आपको कैश बजट बनाना है। दैट्स इट। सो इट इज नॉट अ बिग डील, बस ध्यान से हमें इनकी इंफॉर्मेशन को डी कोड करना है। एम आई क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। तो मैं पहले इसको रब कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। क्योंकि ये स्पेस आई बी यूटिलाइजिंग टू डिकोड दी पॉलिसीज ऑफ दिस कंपनी, जिसका मुझे बजट बनाने का काम मिला है। ठीक है, तो ये कंपनी है जिसने मुझे बोला है कि आपको बजट बनाना है। बजट कितने मंथ का बनाना है? इसने बोला है कि फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा forecast the cash position at the end of April month, May month and June month। ठीक है, तो मुझे इस डेटा से बजट बनाना है 3 महीने का। और डेटा मुझे क्या क्या दे रखा है? मुझे 5 महीने का, फ्रॉम फेब टू जून, 5 महीने की सेल्स दे रखी है। कितनी होगी? परचेज कितना करने हैं हमें, अब लोग जो लेबर काम करते हैं उनको कितना वेजेस पे करना है, और सेल करने के और कितने एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो होंगे वो दे रखे हैं। उसके अलावा मुझे बहुत सारी कंपनी की पॉलिसीज दे रखी हैं या इंफॉर्मेशन दे रखी है, जिसके बेसिस पे मेरा पूरा कैश बजट बनेगा।
सो अब मैं कैसे बनाऊंगी कैश बजट? मैं इनको वन बाय वन डिकोड करती जाऊंगी और अपने बजट में एंटर करती जाऊंगी, ठीक है। सो मुझे इन सबको डिकोड करना है, इन सबको मुझे समझना है कि ये क्या पॉलिसी चल रही है इस ऑर्गेनाइजेशन की। बट बिफोर दैट लेट मी शो यू हाउ टू प्रिपेयर दी फॉर्मेट ऑफ कैश बजट। तो कैश बजट में आपको पहले पर्टिकुलर्स लिखने हैं। पर्टिकुलर्स क्या होंगे? वो एक एक पॉलिसी जो कंपनी की है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे एक काइंड ऑफ रूल बना लेंगे कि हाँ भाई कैश पेमेंट पर्टिकुलर्स नॉर्मली सिंपल वही है जो अभी हमने किया है। ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, ऑफ कैश जो भी है मेरे पास, उसमें मैं ऐड कर लूंगी एनी कैश रिसीट, कोई भी कैश मुझे मिलने वाला है, और उसमें से लेस कर दूंगी कोई भी कैश पेमेंट मुझे अगर करनी है। कब? जिन मंथ का मैं क्या बना रही हूं? बजट, ठीक है। पर लिखती हूँ अप्रैल, मई, जून, ठीक है। और यहाँ कहीं मुझे अगर रफ वर्क करके दिखाना है तो आई विल बी डूइंग दैट। यहाँ पे मेरा रफ वर्क होगा। आपको ये रफ वर्क कहीं भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है यहीं पे लिखोगे, ठीक है। ओके, सो ओपनिंग बैलेंस वगैरह ये सब जो है ना वन बाय वन में इतना नहीं सोचूंगी, वन बाय वन में जो इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड किया है मैं पढ़ती जाऊंगी और मैं देखती जाऊंगी कहाँ कैश आ रहा है और कहाँ कैश जा रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। ये रहा। अब इस क्वेश्चन के बेसिस पे मैं अपनी पॉलिसी समझती जाऊंगी। पहला कह रहा है सेल्स के बारे में, यानी इसके बारे में पहली बात हो रही है। क्या बात हो रही है? सेल्स एट 10% रियलाइज्ड इन द मंथ ऑफ सेल। ध्यान से समझो, सेल एट 10% रियलाइज्ड इन द मंथ ऑफ सेल्स। द मंथ ऑफ सेल मतलब जिस महीने में जो सेल हो रही है। अगर मैं अप्रैल की बात कर रही हूं तो अप्रैल में 60,000 की सेल हो रही है, ठीक है। तो जिस महीने में जो सेल हो रही है उसका 10%, यानी 60,000 का, ये 6,000 की बात कर रहे हैं, रियलाइज्ड, ये मिल जाता है, रियलाइज हो जाता है इन द मंथ ऑफ सेल इटसेल्फ। मतलब जिस महीने में मैं सेल कर रही हूँ उसी महीने में मुझे 6,000 कैश में मिलेंगे। बहुत बढ़िया। तो मतलब 10% ऑफ करंट मंथ मुझे मिल जाएगा कैश रिसीट में, ठीक है। एक तो बात ये हो गई सेल्स का। अगर मैं डी कोड करूँ तो ये कह रहा है 10% उसी महीने में कैश में आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, मतलब वो 10% तो कैश आ रहा है। उसके बाद ये कह रहा है जो बैलेंस है, अब बैलेंस कितना है? अगर मैं परसेंट देखूं, टोटल परसेंट तो 100% ही है ना, उसमें से 10% तो मुझे मिल ही गया है, तो बचा कितना? 90%। अब ये है मेरा बैलेंस अमाउंट, ठीक है। अब इस बैलेंस अमाउंट की ये लोग बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कि बैलेंस इक्वली रियलाइज्ड इन टू सब्सिक्वेंट मंथ्स, यानी कि इक्वली हो रहा है, मतलब 90% को इक्वल में बांटूं तो ये कितना हो सकता है? 45% और 45%, ठीक है। और रियलाइज मिलेगा कब? इन टू सब्सिक्वेंट मंथ। सब्सिक्वेंट मीन्स आने वाले, ठीक है। सो अब आने वाले मंथ क्या है? अगर मैं ये अप्रैल की बात कर रही हूं तो अप्रैल का आने वाला मंथ क्या है? मई और जून। तो यानी मुझे आगे आने वाले टाइम में 45% और 45% की कैश रिसीव हो जाएगा। इस 60,000 का बचा हुआ जो 90% है वो इस तरह से रिसीव होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं अप्रैल मंथ का बना रही हूं बजट, तो उसमें में अप्रैल मंथ में भी तो किसी का 45% आ रहा है, क्योंकि अप्रैल मंथ किसी का तो सब्सिक्वेंट मंथ है। तो इफ आई सी, अप्रैल मंथ इज सब्सिक्वेंट मंथ ऑफ फेब एंड मार्च, यानी अगर अप्रैल का 45% मई में और 45% जून में आ रहा है, तो इसी तरह से अप्रैल में भी 45% ऑफ फेब एंड 45% ऑफ मार्च आ रहा होगा, क्योंकि फेब में जो सेल हुई उसका 10% तो तभी मिल गया होगा। बचे हुए 90% में से 45% मिला होगा मार्च में, बट मैं इसका बजट नहीं बना रही हूँ। तो रेस्ट जो 45% सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो तो अप्रैल में आएगी, वो भी तो मेरा कैश आएगा, तो वो मुझे काउंट करना है, ठीक है। सो मेरी पॉलिसी क्या बन गई? अब बहुत ध्यान से देखो, मैं ये रब कर देती हूँ ताकि थोड़ा और क्लियर हो, ठीक है। तो मेरी पॉलिसी क्या बन गई कि अप्रैल मंथ का अगर मैं बजट बना रही हूं तो 10% तो अप्रैल का ही मिलेगा,
45% मुझे मार्च का मिलेगा और 45% मुझे फेब का मिलेगा। ठीक है, तो फिर इस केस में मेरा अप्रैल मंथ की सेल का कितना पैसा मिलेगा? करंट मंथ का 10%, 45% ऑफ प्रीवियस मंथ विच इज मार्च, एंड रेस्ट ऑफ द, ओके, 45% ऑफ प्रीवियस टू प्रीवियस मंथ। ये मेरी पॉलिसी बन गई। यानी अप्रैल में मुझे 10% अप्रैल का मिलेगा, 45% मार्च का, क्योंकि मार्च का सब्सिक्वेंट मंथ है अप्रैल, और 10% मुझे मिलेगा फेब का, क्योंकि अप्रैल है फेब का सेकेंड सब्सिक्वेंट मंथ। 2 सब्सिक्वेंट मंथ में पेमेंट हो रही है ना, तो इस तरह से फेब की पेमेंट मार्च में भी मिली और अब अप्रैल में भी मिलेगी 45%। तो ये मेरा बन गया सेल रूल। ठीक है, और इसको अब मैं उतार दूंगी अपने फॉर्मेट में। एग्जैक्ट मैं यही लिखने वाली हूं जो मैंने वहां लिखा था कि मेरी जो सेल्स हैं, ठीक है, जो मेरी सेल्स हैं वो कैसे मिलेंगी? सेल्स 10%, 10% ऑफ करंट मंथ, 45% ऑफ प्रीवियस मंथ एंड 45% ऑफ प्रीवियस टू प्रीवियस मंथ। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे रूल डिकोड किया था। ये देख लो, यहाँ पे यही लिखा था, एग्जैक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया है। यानी अब अगर एक बार ये चीज समझ आ गई हमें, तो फिर इसको फॉलो करना है। तो अप्रैल में मुझे 10% ऑफ करंट मंथ मिलेगा, तो अप्रैल के मंथ में जो भी सेल हो रही होगी उसका 10% विच इज 6000, 60 का 10% 6000। ठीक है, तो यहाँ ये 6000 मिल जाएगा। फिर 45% ऑफ प्रीवियस मंथ मिलेगा। अब प्रीवियस मंथ देख लेते हैं। अच्छा, प्रीवियस मंथ में हमारी, हाँ, तो प्रीवियस मंथ में हमारी क्या सेल हो रही है? 1,10,000, तो इसका 45% मिलेगा। ठीक है, तो इसका 45% बन जाता है 49,500। ठीक है, और फिर कह रहे हैं प्रीवियस टू प्रीवियस मंथ, यानी कि 1,00,000, 1,00,000 का 45% बिकम्स 45,000। ठीक है, ये हो गया 45,000। तो ये मेरी टोटल सेल आएंगे, ये मेरे टोटल पैसे आएंगे। ठीक है, अब ये हो गया मेरा पहला इंफॉर्मेशन। सेम वे आप मई का भी कर सकते हो, जून का भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी आपका मई और जून का कितना है। ठीक है, अब देखो मई में 10% तो 1,20,000 का ही मिलेगा। ठीक है, तो 1,20,000 का 10% 12,000, 10% ऑफ करंट मंथ। ठीक है, फिर 45% ऑफ प्रीवियस मंथ, तो मई का प्रीवियस मंथ था अप्रैल, अप्रैल में हुई थी 60,000 की सेल, 60,000 के सेल पे 45% कितना बनता है? तो इट बिकम्स 27,000। ठीक है, फिर आता है 45% ऑफ प्रीवियस टू प्रीवियस मंथ, यानी मई का प्रीवियस टू प्रीवियस था मार्च, मार्च का 45% अप्रैल में मिल गया था और बचा हुआ 45% यहां मिलेगा। ठीक है, 49,500। सेम वे जून का भी लिख लोगे। जून में कितनी हुई थी हमारी सेल, देख लेते हैं। जून में हमारी सेल हुई है 80,000, तो 80,000 का 10% तो मुझे सेम मंथ में मिल गया, तो 8,000 मुझे मिल गया। फिर जून का प्रीवियस मंथ था मई, मई में 1,20,000 की सेल हुई थी। आप देख सकते हो क्वेश्चन में 1,20,000 का आपने 45% लिया, मिल गया आपको जून में 54,000। और जून का प्रीवियस टू प्रीवियस मंथ कौन सा है? मई एंड अप्रैल। अप्रैल में 60,000 का एक 45% मिल गया था मुझे मई में। ठीक है, अब दूसरा जो 45% है वो मुझे यहां मिलेगा। ठीक है, 27,000, ये हो गया मेरा पूरा सेल का। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारी है अबाउट परचेज। ठीक है, तो परचेज में ये कह रहा है कि क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई, जिस भी मंथ में वो सप्लाई कर रहे हैं उसके फॉलोइंग, नेक्स्ट जो आगे आ रहा है
उस मंथ में पेमेंट होगी। यानी अब यहाँ पे 90, यहाँ पे अप्रैल मंथ का मैं बना रही हूँ। अप्रैल मंथ में मैंने 1,10,000 की सप्लाई हुई मेरे यहाँ, बट मैं इसकी पेमेंट कब करूंगी? नेक्स्ट मंथ में, यानी मई में। सेम वे अप्रैल भी किसी का नेक्स्ट मंथ है, किसका? मार्च का। तो मार्च में 1,00,000 की सप्लाई हुई थी, अब एक महीना हो गया है, अप्रैल मंथ में उसकी पेमेंट होगी, बिकॉज अप्रैल इज द फॉलोइंग मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, तो अब 1,00,000 की यहां पे पेमेंट होगी। पहला है परचेजेस। परचेजेस का रूल क्या है? 100% ऑफ प्रीवियस मंथ, क्योंकि हम फॉलोइंग मंथ में पेमेंट कर रहे हैं ना, तो अप्रैल किसका फॉलोइंग है? प्रीवियस मंथ का। तो प्रीवियस मंथ इज मार्च। मार्च में 1,00,000 की मैंने परचेज की है, तो उसकी आप पेमेंट करनी पड़ेगी। एक महीना हो गया, इतना ही क्रेडिट पीरियड मिला था मुझे। ठीक है, सेम वे मई में किसकी पेमेंट होगी? मई इज द फॉलोइंग मंथ ऑफ अप्रैल, तो अप्रैल में जो सप्लाई हुई है उसकी पेमेंट अब मई में करनी पड़ेगी। तो प्रीवियस मंथ ऑफ मई इज अप्रैल, और अप्रैल में कितना? 1,10,000 की सप्लाई हुई थी, अब वो उसको पे करनी पड़ेगी। नाउ जून इज द फॉलोइंग मंथ ऑफ मई, और मई में 1,15,000 की हमें सप्लाई हुई थी, उसकी हम पेमेंट कर देंगे। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज योर वेजेस। ठीक है, वेजेस क्या कह रहा है? 20% पेड इन एरियर्स इन द फॉलोइंग मंथ। फॉलोइंग मंथ ऑब्वियसली द अपकमिंग मंथ। अब ये कह रहा है कि 20% वेजेस, वेजेस की बात हो रही है यहाँ, 20% वेजेस पेड इन एरियर्स। एरियर्स क्या होता है? एरियर्स होता है कि आपके वो डिलेड पेमेंट होती है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग पेमेंट होती है। ठीक है, मतलब ड्यू हो गया था पेमेंट के लिए, बट आपने लेट पेमेंट करते हो आप। और कितना लेट करते हो? एक महीना लेट करते हो। मतलब अभी का जो भी होगा वो फॉलोइंग मंथ यानी अगले मंथ में पे करोगे, बट सारा का सारा नहीं, ओनली 20%। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अभी अगर जितना भी 100% वेजेस होंगे, उसका आप 80% तो अभी दे दोगे करंट मंथ में, लेकिन 20% आप नेक्स्ट मंथ में दोगे। ठीक है, ये है आपकी पॉलिसी। तो यानी अगर मैं अप्रैल मंथ देखूं, तो अप्रैल मंथ का जो वेजेस होगा उसमें 80% तो मैं दे दूंगी, इस मंथ का जितना भी बनता है, बट 20% जो मैं दूंगी वो मई में दूंगी। ठीक है, बट ऐसे ही अप्रैल मंथ भी तो किसी का फॉलोइंग मंथ है, वो किसका है? मार्च का। तो मार्च के जो वेजेस हैं उसमें 80% तो पे हो गए होंगे, 20% के तो बच्चे होंगे ना एरियर, वो तो अब नेक्स्ट मंथ जो आता है यानी अप्रैल मंथ जो आएगा उसमें वो 20% मुझे पे करने होंगे। एम आई क्लियर? सो अब मैं इसका रूल भी यहां लिख देती हूँ। वेजेस 80% करंट मंथ का हम दे देंगे। ठीक है, करंट मंथ, बट 20% इस मंथ का तो नेक्स्ट मंथ में पे किया जाएगा। तो इस मंथ में किसका पे किया जाएगा? जो पिछले महीने रख लिया था, जो पिछले महीने की लेट पेमेंट रह गई है, जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट रह गई है, वो हम इस मंथ में पे करेंगे, यानी प्रीवियस मंथ। ठीक है, प्रीवियस मंथ का 20% अब हमारी देने की बारी आ गई है। तो देख लेते हैं कितना वेजेस है। ये मेरे वेजेस हैं, अप्रैल में मेरे 7,000 हैं वेजेस, तो इसका 80% मैं अभी दे दूंगी, 20% में नेक्स्ट मंथ में दूंगी। ठीक है, सेम वे अप्रैल में प्रीवियस मंथ 11,000 का जो 80% तो उसी मंथ में पे किया गया था, जो 20% बच गया था वो अब अप्रैल में पे होगा 20%। ठीक है, तो 11,000 का 20% और 7,000 का पूरा 80%। ठीक है, तो 7,000 का 80%, 5,600। तो 5,600 तो मैं इस महीने पे कर दूंगी। ठीक है, 5,600 तो मैं इस महीने पे कर दूंगी।
20% मैंने एज अ सिक्योरिटी अमाउंट शायद रखती हूँ मैं। ये मेरी पॉलिसी इसलिए होगी ना कि लोग ऐसे छोड़ के ना चले जाए नौकरी की, हाँ भाई फुल पेमेंट मिल गई है चलो अब दूसरी नौकरी में स्विच करते हैं। तो थोड़ा सा उनको ये डर होगा, तो इसलिए वो 20% रख लेते हैं कि अगले महीने की तनख्वाह में आपको पिछले महीने की 20% भी मिल जाएगा। तो दैट वे 20% ऑफ पिछला महीना, पिछले महीने में कितनी पेमेंट थी इनकी? 11,000। तो 11,000 का 20% बिकम्स 2,200। ठीक है, तो ये अब पेमेंट होगी। अच्छा, इन सबको ना ऐसे ब्रैकेट में रखना ताकि आपको याद रहे कि ये लेस वाले आइटम है जिनको आपको माइनस करना है। ठीक है, सेम वे अब मई मंथ में आते हैं। तो मई मंथ में जो भी हम वेजेस पे करेंगे अपने लेबर्स को, मई मंथ में कितना है? 10,500। तो इस 10,500 का 80% अभी दे देंगे, 20% हम अगले महीने देंगे। तो 80% कितना देखा था हमने? 10,500। तो 10,500 का 80%, 8,400। ठीक है, और बचा हुआ हम देंगे नेक्स्ट मंथ। तो पहले ही लिख लेते हैं 2,100 हम नेक्स्ट मंथ में देंगे। ठीक है, ऐसे ही जो 7,000 में से 5,600 तो हमने दे दिए थे अप्रैल में। ठीक है, तो 7,000 का जो 20% हमने रख लिया था वो अब हम यहाँ पे दे देंगे 1,400। और यहाँ पे जून में 80% ऑफ जून, जून में 8,500 हमारे वेजेस हैं, 8,500। तो इसका मैं 80% अभी दे दूंगी। 8,500 इंटू 80%, इट बिकम्स 6,800। और ये 2,100 तो मैंने पहले ही लिख दिया था मई का। ठीक है, ये मई का है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, परचेजेस हो गया, वेजेस हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है सेल्स एक्सपेंसेस पेड इन द मंथ ऑफ मंथ इटसेल्फ। इसका मतलब सेल्स एक्सपेंसेस जिस मंथ में हो रहे हैं, जिस महीने का खर्चा है उसी महीने में तुरंत पे कर देंगे हम। तो अप्रैल में अप्रैल का होगा, मई में मई का होगा और जून में जून का होगा। तो अप्रैल में है 2,000, मई में है 3,000 और इसमें 2,200। सेल्स एक्सपेंसेस इसमें 2,000, इसमें 3,000, इसमें 2,200। ठीक है, क्रॉस चेक कर लो। 2,000, 2,000, 3,000, 2,200। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है इनकम टैक्स ऑफ 30,000 पेएबल इन जून। तो ये सिर्फ जून का खर्चा है, बाकी महीनों में इसका कोई खर्चा नहीं है, तो लिख देते हैं। और इनकम टैक्स तो पे होता है ना, इनकम टैक्स ना अप्रैल में है ना मई में है, सीधा 30,000 जून में। और कोई खर्चा है? डिविडेंड का है 12,000 पेएबल इन जून। तो हमें डिविडेंड भी पे करना है लोगों को। डिविडेंड 12,000 ना मई अप्रैल में जाएगा ना मई में, सीधा जून में जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं और कुछ भी है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 5,000 रिसीव्ड हाफ ईयरली इन मार्च एंड सेप्टेम्बर। ठीक है, ये मैं मिटा देती हूँ, कंफ्यूज नहीं हो जाना क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कोई इनकम आनी है, कोई इन्वेस्टमेंट की होगी, उसमें से इनकम आएगी 5,000, हाफ ईयरली आएगी, मार्च में आएगी और सितंबर में आएगी। तो जो मार्च है ना ही वो मेरे बजट में है ना सितंबर मेरे बजट में है, तो ये मेरे लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, काम की नहीं है, इसको मैं स्किप कर दूंगी। वरना अगर इनकम ये आती 5,000 की तो मैं अपनी कैश रिसीट में ऐड कर देती 5,000। ठीक है, बट ना ये मार्च महीने का बजट बन रहा है ना सितंबर महीने का, तो इस चीज को हम इग्नोर करेंगे। Lastly, you have a cash balance on hand on 1st April 50,000 रुपीज का।
तो यानी 1 अप्रैल का जो ओपनिंग बैलेंस है इन्होंने वो दिया है 50,000, यानी ऑलरेडी यू हैव 50,000 इन योर पॉकेट। ठीक है, क्लियर हो गया? सो नाउ अब और कोई इंफॉर्मेशन तो मेरे पास है नहीं, बस मुझे क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। ठीक है, तो ये यहां आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो 50,000 स्टार्ट कर लो, 50,000 ऑलरेडी पैकेट पॉकेट में है, ये वाले मैं डिफरेंट कलर ले लेती हूँ इसमें। ठीक है, ऑलरेडी 50,000 पॉकेट में है, 6,000 और आ जाएंगे मेरे, फिर 49,500 और फिर 45,000 और आ जाएंगे। ठीक है, तो टोटल मेरे यहां तक कितने आ जाएंगे, 1,50,500। अब इतने जो पैसे आएंगे उसमें से ये सारे खर्चे भी जाएंगे, तो ये माइनस कर देते हैं। तो इसमें से माइनस किया पहले तो 1,00,000, सीधा सीधा मेरे पास 50,500 बच गए। फिर उसमें से माइनस किया ये 5,600, फिर 2,200 और फिर ये 2,000। सो मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 40,700। ऑब्वियसली अप्रैल मंथ में 30 अप्रैल को जो मेरे पॉकेट में 40,700 है, 1 मई को भी तो उतने ही रहेंगे, रातों रात बजट चेंज तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, इनकेस कोई चोरी हो रही हो तो वो अलग बात है, वरना तो सारे सर्कमस्टांसेस अगर नॉर्मल हुए तो इतने पैसे आपके 1 मई को दिखने चाहिए। फिर इसमें 1 मई में 12,000, 1 मई के बैलेंस में जो पूरे महीने में 12,000 आएंगे वो फिर ऐड कर दो, फिर 27,000 भी आएंगे, फिर 49,500 भी आएंगे, तो ये बन गया 1,29,200। ठीक है, अब इतने पैसे होंगे तो ये बचे हुए जो खर्चे हैं वो निकालने हैं इसमें से। सबसे पहला खर्चा सबसे बड़ा है परचेजेस का, 1,10,000। फिर आपका 8,400 का वेजेस, 1,400 के पिछले भी पे करने हैं, और ये 3,000 भी पे करने हैं। तो लास्ट में मेरे पास जो बैलेंस रहेगा वो रहेगा 6,400 रुपीज का। फिर जो 31 में को बैलेंस रहेगा, 31 मार्च को, वही मेरा 1 जून को भी रहेगा। अब इस पैसे में ये जो पैसे आएंगे वो ऐड कर देंगे, प्लस 8,000 प्लस 54,000 प्लस 27,000, so it comes as 95,400। अब इतने पैसे आएंगे तो ये सारे खर्चे भी हैं, ये भी निकालने हैं। तो इसमें से पहला खर्चा है 1,15,000 का, ये माइनस कर दिया। फिर 6,800 का, फिर 2,100 का, 2,200 का, 30,000 का इनकम टैक्स और 12,000 का डिविडेंड। तो ये तो आ गया मेरा माइनस में 72,700। ठीक है, ये मेरा माइनस में आ गया। सो यानी अब मेरा बॉस अगर पूछेगा कि 3 महीने में जो भी खर्चा पानी मुझे अरेंज करना है वो कितना अरेंज करना है, तो मैं अपने बॉस को बोलूंगी, सर अगर आपको सारे खर्चे निकालने हैं तो आपके 72,700 कम पड़ रहे हैं पैसे, आप उतने और अरेंज कीजिए। और अगर मेरा बॉस बोलेगा कि नहीं भाई मैं नहीं चाहता कि सारे खर्चे निकालने के बाद मेरी पॉकेट बिल्कुल खाली हो जाए, थोड़ा सेफ्टी मार्जिन भी रखो, तो सेफ्टी मार्जिन के लिए वो बोलेगा चलो 10,000 और रखना, सेफ्टी मार्जिन बिल्कुल खत्म नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए पॉकेट। तो मैं बोलूंगी ठीक है, फिर इन दैट केस 10,000 और इस बैलेंस में ऐड कर दो, वो भी कम पड़ रहे हैं, सेफ्टी बैलेंस भी नहीं है। तो फिर मैं उसको बोलूंगी, मेरे बॉस को बोलूंगी
कि आप टोटल 82,700 के पैसे मैनेज करो। उतने आपको चाहिए होंगे 3 महीने का ऑफिस का खर्चा निकालने के लिए। आई होप आपको ये कैश बजट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे बता देना, या तो कमेंट में ही डाल देना, तो वहां से मुझे पता चल जाएगा कि आपको कहाँ किस चीज में दिक्कत आ रही है। इफ यू वांट वन मोर क्वेश्चन ऑन द सेम टॉपिक तो वो मैं अरेंज कर दूंगी। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।